दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे YouTube चैनल विक्ट्री ज्ञान में। जुड़ो जोड़ो जीतो, उज्जवल पाटनी, पार्ट 6, नंबर 53। साथियों के बारे में पूर्वाग्रह मत रखिए। अक्सर ये नए लोगों को जोड़ते हुए हमारे मन में कई विचार उठते हैं, जैसे अमुक व्यक्ति दमदार है, अमुक का सर्कल काफ़ी बड़ा है, अमुक व्यक्ति बोलने में स्मार्ट है, अमुक व्यक्ति बड़े पद पर है, आदि आदि। यदि वो लोग जुड़ जाते हैं तो फिर उनसे ढेर सारी आशाएं जोड़ ली जाती हैं और उनके साथ विशिष्ट व्यवहार किया जाता है। इस विशिष्ट व्यवहार को अन्य सामान्य सहयोगी भी देखते हैं। जब ये लोग सफल नहीं होते, आपके साथ सक्रिय नहीं होते, आपकी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं देते, तो आपको आपका बिजनेस डूबता हुआ नजर आने लगता है। आप उन पर और दबाव डालते हैं और उन्हें और प्रेरित करते हैं, परंतु आपके अधिकांश प्रयास असफल हो जाते हैं। आपका आत्मविश्वास टूटने लगता है। ठहरिए, क्या आप भी कुछ लोगों पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं? उनके साथ विशिष्ट व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें भविष्य का सितारा समझ रहे हैं, उनके चक्कर में सामान्य सहयोगियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं? संभल जाइए। इस बिजनेस के गणित के अनुसार आपके असफल होने की संभावना ज़्यादा है। इस प्रणाली में वे लोग सफल होते हैं जो लगातार जुटे रहने का हौसला रखते हैं, जो ना सुनकर भी अपमानित महसूस नहीं करते और जो सीखने में विश्वास रखते हैं। थोड़ा सा सामान्य लोक व्यवहार का ज्ञान और ढेर सारा जुनून इस बिजनेस के ड्राइवर हैं। यदि ये सारे गुण किसी व्यक्ति में विद्यमान हैं तो फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस व्यक्ति का सर्कल बड़ा है या छोटा, बड़े पद पर है या छोटे पद पर, प्रभावशाली है या सामान्य है। ये सब कुछ बेमानी है। इन आंतरिक गुणों की वजह से अक्सर नेटवर्क प्रणाली में डार्क हॉर्स विजयी होते हैं, अर्थात ऐसे लोग जिन पर कोई दाव नहीं लगाता है। सामान्य से लोगों को ऊंचाई हासिल करते देख दूसरे लोग चकित हो जाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, विरोध करते हैं, परंतु प्रकृति के नियम के अनुसार धीरे धीरे वो आपकी ऊंचाई स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए अपने साथियों के साथ अलग अलग तरह का व्यवहार मत कीजिए। किसी के साथ थोड़ा ज्यादा स्नेह प्रदर्शित करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु गलती पर आलोचना और उपलब्धि पर प्रशंसा, इसमें कभी भी सौतेला व्यवहार मत कीजिए। नए लोगों को जोड़ते हुए उनके साथ व्यापार करते हुए किसी पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर सफल, असफल, दमदार, सामान्य जैसे लेबल मत लगाइए। यदि आप किसी में अतिरिक्त गुण महसूस करते हैं और किसी को कमजोर महसूस करते हैं तो भी इन भावनाओं को अपने अंदर रखिए। नंबर 54, 5 प्लान्स ए डे कीप बाउंसिंग चेक्स अवे। आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, 1 एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे। वैसे ही नेटवर्क प्रणाली में भी एक कहावत है, 5 प्लान्स ए डे कीप बाउंसिंग चेक्स अवे। यदि आप हर रोज 5 नए लोगों को प्लान दिखाते हैं तो आपके बैंक बैलेंस में कमी कभी नहीं आएगी। आपके चेक कभी अकाउंट में रकम न होने की वजह से बाउंस नहीं होंगे। यदि हम नेटवर्किंग नियम से देखें तो जो व्यक्ति एक दिन में 5 लोगों को प्लान दिखाने का जुनून रखता है, वह एक महीने में 150 लोगों को प्लान दिखाता है। कम से कम भी सोचे तो 150 में से 20 लोग व्यापार से जुड़ने या उत्पाद खरीदने पर सहमति दे देते हैं। ये 20 लोग एक वर्ष में 200 में बदल जाते हैं और वे सब मिलकर इन्हें हजारों और लाखों में बदल देते हैं। लेकिन 5 प्लान प्रतिदिन दिखाना कोई हंसी खेल नहीं है। इसके लिए दृढ़ निश्चय और जबरदस्त मेहनत चाहिए, लोगों की ना सुनने की हिम्मत चाहिए। यदि सिर्फ कुछ महीने आपने यह हिम्मत कर ली तो ये कुछ महीने आपके जीवन के बचे हुए वर्षों की तकदीर बदल सकते हैं। अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट निकालिए और प्लान दिखाने के लिए निकल जाइए। और हाँ, असफलता से मत घबराना, क्योंकि नेटवर्किंग में जो ज़्यादा बार असफल होता है वही अंत में सफल होता है। ज़्यादा बार असफल होने का मतलब है कि आपने ज़्यादा प्रयास किया, ज़्यादा लोगों से बात की, ज़्यादा प्लान दिखाएंगे तो औसत के नियम से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नंबर 55, बूमरैंग लौट कर आएगा। पुराने ज़माने में लोग पक्षियों का शिकार करने के लिए बूमरैंग का इस्तेमाल करते थे। बूमरैंग अपना कार्य करके फेंकने वाले के पास लौटकर चला आता है। ठीक इसी तरह जिंदगी भी बूमरैंग के सिद्धांत पर चलती है। आप जो दूसरों को देते हैं वह लौटकर आपके पास आता है। आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। आप दूसरों को उनके कार्यों का श्रेय देते हैं, वे पलटकर आपको श्रेय देते हैं। आप उनका श्रेय छीनते हैं, वे भी मौका पाकर वैसा ही करते हैं।
जो भी चीज़ आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं उसे सबसे ज़्यादा बांटिए। आप चाहते हैं दूसरे आपके व्यक्तित्व को, आपकी भावनाओं को समझे, इसके लिए पहले आपको अब उनकी भावनाओं को समझना होगा। आप चाहते हैं दूसरे आपकी मुश्किलों में मदद करें, इसके लिए आपको उनके संकटों में उनके साथ खड़ा होना होगा। प्यार चाहते हैं, प्यार बांटिए। तिरस्कार चाहते हैं तो तिरस्कार बांटिए। कर्मठ लोग चाहते हैं तो दूसरों के प्रति कर्मठता दिखाइए। ईमानदारी चाहते हैं, उनके साथ ईमानदारी दिखाइए। अपने समूह में अनुशासन चाहते हैं, स्वयं अनुशासन का पालन कीजिए। नंबर 58, अपनी श्रद्धांजलि लिखिए। कल्पना कीजिए आप स्वर्ग सिधार चुके हैं और आपको श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम चल रहा है। एक के बाद एक लोग आकर आपके बारे में अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। कल्पना कीजिए लोगों से आप अपनी श्रद्धांजलि में क्या सुनना चाहते हैं। लोगों की कानाफूसी की ओर भी ध्यान दीजिए। आप कानाफूसी में क्या सुनना चाहेंगे? लगता है लोग कुछ आपस में इस तरह की राय व्यक्त करें। यह बेहद धनी व्यक्ति था लेकिन महाकंजूस भी था। इसका अपना परिवार भी जरूर इसके जाने से खुशी मना रहा होगा। यह बेहद प्रतिभाशाली था लेकिन इसने जीवन भर कभी कोई काम ठीक से नहीं किया। इसकी आलस्य का भुगतान परिवार को भरना पड़ेगा। यह समृद्ध था, शक्तिशाली था, लेकिन इसने कभी किसी की मदद नहीं की। आज इसलिए इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुश्किल से 20 लोग हैं। सोचिए आप अपनी कब्र के पास किसको देखना चाहेंगे? आपका वकील, आपका स्टॉक ब्रोकर, इनकम टैक्स के अधिकारी, बैंक वाले, लेनदार या आपको दिल से चाहने वालों की भीड़। प्रिय मित्रों, मृत्यु के बाद आप जिस रूप में याद किया जाना चाहते हैं, आज से अपना हर दिन उस तरह जीना शुरू कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपको दूसरे मददगार के रूप में याद करें तो दूसरों की मदद कीजिए। यदि आप अच्छे मित्र के नाम से याद किया जाना चाहते हैं तो अच्छे दोस्त बनाइए और उनके साथ कीमती पल बिताइए। यदि आप समाज सेवक के रूप में याद किए जाना चाहते हैं तो निस्वार्थ समाज सेवा शुरू कीजिए। यदि आप अपने नाम को अमर करना चाहते हैं तो मृत्यु के बाद स्वयं के नाम से अस्पताल, स्कूल या लाइब्रेरी की व्यवस्था अभी से कर दीजिए। यह मत सोचना कि मैं धन छोड़कर जाऊंगा तो बच्चे यह सब जरूर करेंगे। किसी का कोई ठिकाना नहीं है, सारी तैयारी स्वयं कर जाइए। यदि आप एक अच्छे पिता और समझदार पति के रूप में याद किया जाना चाहते हैं तो अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ समय बिताइए। उनमें प्यार व अपनात्व से संस्कार पैदा कीजिए। आप स्वयं उनके रोल मॉडल बनिए। आज और अभी से अपनी श्रद्धांजलि कार्यक्रम की रूपरेखा तय कीजिए और हर दिन उस दिशा में एक कदम बढ़ाइए। यकीनन जीवन में आपसे गलत कार्य होने बंद हो जाएंगे और आपकी सोच बहुत बड़ी हो जाएगी। नंबर 59, कैसा गुस्सा, कैसी उत्तेजना। मेरे एक बहुत गुस्सैल मित्र की पत्नी ने मुझसे कहा, डॉक्टर उज्जवल, आप मेरे पति की क्लास लीजिए, काउंसलिंग कीजिए। पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होते हैं, उनके कारण पूरे घर में तनाव का माहौल रहता है। कोई खुलकर हंसता नहीं है, सब घर से बाहर जाने का रास्ता देखते रहते हैं। मैंने मित्र को एक दिन अकेले में बुलाया और चर्चा शुरू की। पहले तो थोड़ी देर उसने कोई जवाब नहीं दिया, फिर धीरे से उसने अपनी बात कही। लगभग आधे घंटे तक की चर्चा का सार यह था कि घर के बारे में और कोई नहीं सोचता, सब लापरवाह हैं, किसी को भविष्य की चिंता नहीं है, घर साफ नहीं रहता, आदि आदि। मैंने उससे कहा कि कल तुम जिन बातों पर दिन भर में उत्तेजित हुए थे उन सबको लिखो। थोड़ी ना नुकुर के बाद उसने वो सारी बातें लिखी। लगभग 20 बार वह गुस्सा हुआ था और परिवार के अलग अलग सदस्यों पर झल्लाया था। फिर मैंने उससे कागज लिया और 2 कॉलम बनाए, वे बातें जो नियंत्रण में थी, वे बातें जो नियंत्रण में नहीं थी। फिर गुस्से के सारे कारणों को हमने दोनों वर्गों में बांटा। निष्कर्ष देखकर दोनों हैरान हो गए और उसे बेहद पछतावा हुआ। बिजली चली गई है, नियंत्रण के बाहर। गाड़ी पंचर होने से बेटा लेट आया, नियंत्रण के बाहर। गीजर चालू छूट गया, नियंत्रण के बाहर। बेटी के नंबर कम आए, तबीयत खराब थी, ये भी नियंत्रण के बाहर। फ़ोन ठीक नहीं था, ये भी नियंत्रण के बाहर। तेज बरसात होने लगी, काम पर नहीं पहुंच पाया, नियंत्रण के बाहर। कुरियर लेट पहुंचा, नियंत्रण के बाहर। बारिश की वजह से अखबार भीग गया, ये भी नियंत्रण के बाहर। चाय में शक्कर डालना भूल गए, आदि आदि। नियंत्रण में सुधारने योग्य बात है। 20 गुस्से के मुद्दों में से लगभग 15 मुद्दे ऐसे थे जो सीधे तौर पर किसी के नियंत्रण में नहीं थे। उन सभी मुद्दों पर मित्र ने घर वालों पर खींच उतारी। उनकी वजह से ऐसे मुद्दे जो नियंत्रण में थे वे गौण हो गए।
क्योंकि सबका मानना था कि बिना बात चीखना चिल्लाना उनकी आदत हो चुकी थी। मित्र मूलतः समझदार था, उसने तुरंत समझ लिया कि वह इतने दिनों से क्या गलती कर रहा था। कुछ लोग नासमझ होते हैं कि चाहे जो निष्कर्ष आ जाए वो अपनी बात पर अड़े रहते हैं और खुद को सही मानते हैं। उसने बदलने का संकल्प लिया, क्रोध और उत्तेजना से संबंध खराब करने की बजाय धैर्य से संबंध सहेजने का संकल्प लिया। लगभग 2 महीने बाद उसका फोन आया। वो बेहद हल्का और प्रसन्नचित्त था। उसने कहा, मित्र, तुम्हारे नियंत्रण के बाहर सिद्धांत ने मेरे स्वभाव पर ही नहीं मेरे व्यवसाय पर भी जबरदस्त सकारात्मक प्रभाव डाला। धन्यवाद दोस्त। क्रोध, उत्तेजना या झल्लाने से आज तक किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। यह अपनों को चोट पहुंचाने और संबंध खराब करने का सरल तरीका है। उच्च रक्तचाप और हार्ट अटैक का आमंत्रण पत्र है। जिंदगी में हर निर्णय के पहले या आवेग में यदि आप एक बार सोच लें, अमुक चीज या बात मेरे नियंत्रण में है या नियंत्रण के बाहर, यदि वो मेरे नियंत्रण में है तो मैं उसे ठीक अवश्य करूंगा, और नियंत्रण में नहीं है तो उसकी परवाह करने से क्या फायदा। इसके बाद आप जीवन में कभी किसी अनावश्यक बात पर गुस्सा नहीं होंगे और आपके संबंध दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करेंगे। नेटवर्क चेतावनी। भूलकर भी कभी दूसरे ग्रुप, अन्य लीडर या कंपनियों की सीधी निंदा मत कीजिए। कब वो निंदा घूमकर आपको शिकार बना लेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप हतप्रभ रह जाएंगे। नंबर 60, नेटवर्कर देह भाषा जरूर सीखें। नेटवर्क मार्केटिंग मूल रूप से संप्रेषण पर आधारित है। आपकी कंपनी भले कितनी ही श्रेष्ठ हो और उत्पाद कितने भी अच्छे हो, यदि आप उनकी खूबियों को दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते तो आप उपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। आप कितने भी बुद्धिमान या ज्ञाता हो, परंतु इस व्यापारिक प्रणाली में दूसरों को अपनी बात समझाना ज़्यादा महत्व रखता है। संप्रेषण 2 प्रकार से होता है। पहला, जो आप शब्दों द्वारा कहते हैं, वर्बल लैंग्वेज। नंबर 2, जो बिना बोले आपका शरीर कहता है, उसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। बोलते हुए तो आप शब्दों में हेर फेर कर सकते हैं, लेकिन आपकी शारीरिक भाषा अक्सर वह भी कह देती है जिसे आप मुंह से नहीं कहना चाहते और छुपाना चाहते हैं। शारीरिक भाषा या बॉडी लैंग्वेज का महत्व वर्तमान समय में वैज्ञानिक शोधों के द्वारा स्थापित हो चुका है। यदि नेटवर्कर नए लोगों को जोड़ते हुए अपनी बॉडी लैंग्वेज का सकारात्मक उपयोग करे तो सफलता का प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आपके शब्दों की भाषा के साथ यदि सही बॉडी लैंग्वेज का भी तालमेल हो जाए तो आप दूसरों को ज़्यादा तेज़ी से प्रभावित कर सकते हैं। प्रभावी बोलने की कला, इफेक्टिव स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल। सेमिनार में बॉडी लैंग्वेज पर मैं विशेष ध्यान देता हूँ। श्रोताओं से आपका नेत्र संपर्क कैसा है, आप हाथों में कैसी क्रिया करते हैं, आपके पैर कितनी दूरी पर हैं, आप खड़े किस तरह होते हैं, अपील करते हुए या अभिवादन करते हुए आपके हाव भाव कैसे होते हैं, जैसे ढेरों मुद्दों पर चर्चा होती है। बॉडी लैंग्वेज विषय अपने आप में बहुत ही बड़ा है एवं इस विषय पर विश्व के श्रेष्ठ देह भाषा विशेषज्ञों की किताबें उपलब्ध हैं। हम यहाँ संक्षिप्त में चर्चा करेंगे, परंतु विषय पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए आप उन पुस्तकों की मदद जरूर लें। मैं आपको नेटवर्किंग प्रणाली की दृष्टि से बॉडी लैंग्वेज के कुछ सामान्य नियमों की जानकारी दे रहा हूँ। नंबर 1, आप अपने प्रोस्पेक्ट की बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में देखें, जिससे आप उसके मनोभाव को ताड़ सकें। यदि सकारात्मक है तो जुड़ने का प्रस्ताव पेश कर सकें और नकारात्मक है तो सकारात्मक होने का इंतजार करें। नंबर 2, प्रोस्पेक्ट की आंखों में आंखें डालकर बात करें। लगातार न घूरें, परंतु हर थोड़े अंतराल में आपकी नज़रें मिलनी चाहिए। यदि आप अपनी बात कहते हुए दूसरे को देखेंगे तो आपकी बात झूठी मानी जाएगी और प्रोस्पेक्ट आपके आत्मविश्वास पर संदेह करेगा। नंबर 3, हाथों को खुला रखिए। यदि आप हाथ बांधकर खड़े होंगे या हाथ बांधकर अपनी बात रखेंगे तो वह रक्षात्मक मुद्रा होती है। वह बात पूरे वेग से सामने वाले तक नहीं जाती। ठीक इसी तरह यदि सामने वाला व्यक्ति प्रोस्पेक्ट हाथ बांधकर खड़ा है तो इसका अर्थ है कि वह भी रक्षात्मक मुद्रा में है और आपकी बातों को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर रहा है। उसे रक्षात्मक मुद्रा से सहयोगी मुद्रा में लाने के लिए उसकी ओर थोड़ा झुकिए और हाथों को खोलकर अपनी बात कहिए। धीरे धीरे उसके हाथ भी खुल जाएंगे। नंबर 4, सिर हिलाइए। सिर हिलाना बहुत ही संक्रामक क्रिया होती है। सिर हिलाना आपकी बात में अतिरिक्त वजन पैदा करता है। यदि आप दूसरों को किसी बात पर सहमत करना चाहते हैं तो बात कहते हुए सहमति की मुद्रा में, हाँ की मुद्रा में सिर हिलाइए। उसके मन में अपने आप ही सहमति सूचक भाव उत्पन्न होंगे। यदि आप किसी पर असहमति जताना या दूसरों को ना की मुद्रा में लाना चाहते हैं तो असहमति या ना की मुद्रा में सिर हिलाइए।
इससे सामने वाले के अवचेतन मस्तिष्क को असहमति और ना का संदेश जाएगा। अधिकांश केसों में सिर हिलाना परिणामदायक प्रभाव डालता है। सिर हिलाना बातचीत आगे बढ़ाने के लिए पुल की तरह कार्य करता है। नंबर 5, अपने हाथ मिलाने पर जरा गौर कीजिए। हाथ मिलाने के भी कुछ विशिष्ट नियम होते हैं। बिना कोई शब्द कहे आपके बारे में धारणा बन जाती है। यदि आप हाथ मिलाते हुए एकदम हल्के से बिना किसी दबाव के ढीले स्वरूप में दूसरे के हाथ में हाथ दे देते हैं तो आप कमजोर हैं, नरम दिल हैं, निरुत्साही हैं या सुस्त हैं, ऐसे संदेश जा सकते हैं। यदि आप हाथ मिलाते हुए जोर से हाथ दबाते हैं या जोरों से हिलाते हैं तो अक्खड़, घमंडी, शक्ति प्रदर्शन करने वाला या अधिकार जताने वाला संदेश जाता है। यदि आप हाथ मिलाते हुए हथेली ऊपर की ओर रखते हैं तो पुनः समर्पण या तुम मुझसे बेहतर हो का संदेश जाता है। जैसा तुम कहोगे मैं करूँगा, ऐसी भावना सामने आती है। सामान्य रूप से हाथ मिलाएं, हल्का दबाव रखें, 1 या 2 बार ऊपर नीचे करें, हैंडशेक और छोड़ दें। यदि आप समानता से हाथ मिलाते हैं तो हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, ऐसा संदेश जाएगा। हाथ मिलाते हुए सामने वाले के हाथों को दोनों हाथों से मत पकड़िए, ऐसा लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं या आपके गलत मनोभाव हैं। नंबर 6, सुनने की बॉडी लैंग्वेज। बात सुनते हुए यदि आप अपनी कुर्सी की पीठ से टिके रहेंगे तो ऐसा संदेश जाएगा मानो सामने वाले की बात महत्वपूर्ण नहीं है या आप बात नहीं सुनना चाहते। यदि सुनते हुए पीठ कुर्सी से टिकी हो, पैर एक के ऊपर एक हो और हाथ आपस में बांधकर सिर को पीछे से सहारा दे या गर्दन पर हो तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम तुच्छ हो का संदेश जाएगा। बेहतर श्रोता थोड़ा आगे की ओर झुकेगा और अपनी हथेली को ठुड्डी पर रखेगा। बात सुनते हुए बीच बीच में भौहों में तनाव और ढीलापन आएगा जिससे बोलने वाले की रुचि जागृत होगी। नंबर 7, अनजानी अनचाही क्रियाएं। माइक के सामने बोलते हुए लोगों को देखिए या खुद का वीडियो देखिए। आपको कई ऐसी हरकतें मिलेंगी जो आप करना नहीं चाहते थे परंतु हो गई। कभी कभी तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपने वो हरकत की है। उदाहरण, माइक के सामने पैर हिलाना, बार बार हाथ जेब में डालना और बाहर निकालना, एक पैर से दूसरे पैर पर शरीर का भार देना, बेल्ट ठीक करना, नाक मलना, शर्ट की क्रीज ठीक करना, बाल पीछे करना आदि। मैं अनचाही क्रियाएं सुनने वाले की एकाग्रता भंग करती है। इन्हें सुधारने के लिए खुद की वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। अपने मित्रों और परिजनों से पूछिए, धीरे धीरे प्रयास करके आप इन्हें अवश्य हटा देंगे। नेटवर्कर्स को मेरी सलाह है कि ये सामान्य जीवन और संप्रेषण में महत्वपूर्ण देह भाषा का अवश्य अध्ययन करें। इन्हें जीवन में उपयोग में लाएं और सफलता के प्रतिशत में जबरदस्त परिवर्तन देखें। देह भाषा पर लिखी गई स्तरीय पुस्तकों का अवश्य अध्ययन करें। नंबर 61, समय का महत्व। समय और मृत्यु ये संसार के शाश्वत सत्य हैं, दोनों को लौटाया नहीं जा सकता। इनके आगे राजा और रंक सभी एक बराबर हैं। समय संसार की सबसे मूल्यवान चीज है, ना वो किसी के लिए रुकता है, ना उसे बांधा जा सकता है, न उसे बढ़ाया जा सकता है। फिर भी इसका दुरुपयोग कम नहीं होता। कोई भी आदमी इतना अमीर नहीं होता कि अपने बीते हुए दिन खरीद सके। एक सामान्य से सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रम का समय यदि शाम को 7 बजे रखा गया है तो वह 8:30 बजे के पहले प्रारंभ नहीं होता। यह लेट लतीफ़ी अनजाने में हमारी आदत बन गई है और हम गर्व से इसे नाम देते हैं इंडियन टाइम। यदि हमें खुद को और राष्ट्र को बड़ी प्रतिस्पर्धा में जीत की ओर ले जाना है तो हमें समय के महत्व को समझना होगा। इस इंडियन टाइम को वास्तविक टाइम से मिलाना होगा। टाल मटोल। सर्वे के आंकड़े कहते हैं कि आम भारतीयों में टाल मटोल की प्रकृति ज़्यादा है, इसलिए अधिकांश टेलीफोन, बिजली बिल, आवेदन, परीक्षा फॉर्म सब अंतिम तिथि में जमा होते हैं। आज भी हमारे यहाँ विलंब शुल्क भरने वालों की लाइन सबसे लंबी होती है। हम हर रोज काम को टालकर एक सामान्य से काम को इमरजेंसी बना देते हैं, उसका तनाव भी झेलते हैं और अतिरिक्त पैसे भी खर्च करते हैं। आलस और टाल मटोल से अधूरे कार्यों का जमावड़ा हो जाता है और फिर उन्हें निपटाने के चक्कर में उससे जरूरी कार्य छूट जाते हैं। एक शीर्ष विचारक ने एक टीवी चैनल पर कहा, भारत की महिलाएं यदि सीरियलों की रोज की पारिवारिक खटपट देखना बंद कर दें तो महिलाओं की उत्पादकता 20% बढ़ जाएगी और घरों के झगड़े 20% कम हो जाएंगे। एक मैनेजमेंट विशेषज्ञ के रूप में मैं हमेशा कहता हूँ, सरकारी दफ्तरों में चाय की मशीन लगा दी जाए या कर्मचारी को चाय के लिए बाहर जाने की मनाही हो जाए तो हर कर्मचारी की कार्य क्षमता में 45 मिनट की वृद्धि होगी। सार यह है कि समय को हमें सोने जैसे मूल्यवान समझना होगा और वैसे ही देखभाल करनी चाहिए। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो समय का बहाना बनाकर जिम्मेदारियां लेने से कतराते हैं। उनका दिमाग कुंद हो चुका है, लेकिन पढ़ने या प्रशिक्षण लेने के नाम से ही वो 24 घंटे व्यस्त हो जाते हैं। समय खत्म हो जाता है। मैं चुनौती देता हूं कि आप दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखाएं
जिसके पास 24 घंटे में 24 क्षण भी स्वयं के लिए न हो। समय बहुत से रूपों में व्यर्थ होता है, जैसे ज़्यादा देर सोने से, अनावश्यक टीवी देखने में, बिना बात तर्क वितर्क करने में, ज़्यादा फ़ोन पर बात करने में, जहाँ आवश्यक न हो वहाँ भी ज्ञान सिद्ध करने में, गॉसिप, निंदा, आलोचना करने में, जो समस्याएं सामने नहीं है उनकी चिंता करने में, जो अवसर निकल गया उनके पश्चाताप में, अपनी गौरव गाथा में, स्वयं के गुणगान में। आप दैनिक जीवन में देखेंगे तो आपको सैकड़ों ऐसे रास्ते मिलेंगे जिसमें समय व्यर्थ करते हैं। यदि हम यह माने कि एक आम भारतीय 25 वर्ष से कमाना शुरू करता है और 55 वर्ष में रिटायर हो जाता है, यदि इन 30 वर्षों में प्रतिदिन सिर्फ 45 मिनट व्यर्थ होने से बचाता है तो वह जिंदगी में कमाई का एक पूरा वर्ष अतिरिक्त पाता है। क्या आप ऐसे कई अतिरिक्त वर्ष नहीं बनाना चाहते? मेरी सलाह यह है कि आप अपने मिनटों का ध्यान रखें, घंटे अपनी परवाह खुद कर लेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल से एक उद्योगपति ने मिलने का समय मांगा। उन्हें 10 मिनट का समय प्राप्त हुआ। किसी कारणवश के 8 मिनट देर से पहुंचे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनका मुस्कुराकर स्वागत किया और कर्मचारी को पानी लाने को कहा। उद्योगपति ने पानी पीकर गिलास रखा और सरदार पटेल से बात शुरू करनी चाहिए, लेकिन सरदार पटेल कुर्सी से उठ चुके थे। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, माफ़ कीजिए, आप 8 मिनट देर से आए थे। 2 मिनट में आपकी कुशलता और पानी पूछने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सका। अगली बार ध्यान रखें। समय बचाने के ठोस उपाय आइए जानते हैं। ना कहना सीखें। जो काम गैर जरूरी हो, जिसमें समय की बर्बादी हो, उस काम के लिए ना कहना उचित है, अन्यथा आपका सारा बहुमूल्य समय व्यर्थ के कार्यों में नष्ट हो जाएगा। ना सुनकर एक बार सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग सकता है, लेकिन वो आपके समय को नष्ट करने का साहस दोबारा नहीं करेगा। पॉकेट डायरी, मोबाइल डायरी, डिजिटल डायरी रखें। हर रात सोने से पहले अगले दिन के कार्य प्राथमिकता के क्रम पर अपनी डायरी में लिख लें। इससे आपका कार्य भी अधूरा नहीं रहेगा और आप नुकसान से बचेंगे। काम भूल गया या याद नहीं आया जैसे जुमले आपको इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे और आपकी साख बढ़ेगी। काम निपटाते जाने से काम का अंबार नहीं लगेगा। मैं इसे समय प्रबंधन का आज भी सबसे महत्वपूर्ण उपकरण मानता हूँ। टाइम टेबल बनाएं। अपने उठने और सोने का समय निर्धारित करें। नियमित महत्वपूर्ण कार्यों का समय निर्धारित करें। उसके बाद जो समय बचता है उसे अन्य उत्पादक कार्यों में लगाएं। लक्ष्यों के अनुसार समय प्रबंधन करें। आपके नियमित कार्यों को करने के बाद कुछ समय शेष बचना चाहिए, जिससे आप लंबी अवधि के लक्ष्यों की ओर ध्यान दे सकें, उस दिशा में कार्य कर सकें। अक्सर उचित समय प्रबंधन न होने के कारण दैनिक कार्यों में सारा समय चला जाता है और जीवन का लक्ष्य कहीं पीछे छूट जाता है। इंसान गैर जरूरी चीजों में समय व्यर्थ करता है, उससे सामान्य दायित्वों का अंबार लग जाता है। सामान्य दायित्व थे करता है तो जरूरी काम छूट जाते हैं। जरूरी काम करना शुरू करता है तो बहुत जरूरी कार्य नहीं हो पाता। मेरी सफलता का राज है मेरा समय प्रबंधन। गॉसिप और निंदा में एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करता। दोस्तों के साथ अनावश्यक गपशप में खड़ा नहीं होता। टीवी में संक्रामक धारावाहिकों से दूर रहता हूँ। खुद पर आत्म आकलन करके दबाव बनाए रखता हूँ। यदि किसी दिन बिना किसी ठोस कारण के मेरा समय व्यर्थ हो जाए तो मुझे बेहद दुख होता है। मैं हर रोज अपने कार्यों की सूची पॉकेट डायरी में लिखता हूँ। रात को उसकी समीक्षा करता हूँ। यदि आप भी सपनों को सही समय पर पाना चाहते हैं तो समय का गलत उपयोग करना छोड़ दें। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम समय कितनी गंभीरता से उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम समय को नहीं बल्कि अपने भाग्य को नष्ट कर रहे हैं। नंबर 62, जान है तो जहान है। अति व्यस्त समय चक्र और भौतिक सुख सुविधा की होड़ ने इंसान को मशीन में बदल दिया है। आराम, शौक और मेल मिलाप जैसे शब्द सिर्फ शब्द रह गए। यह भयंकर भागदौड़ हमारे बैंक बैलेंस को तो बढ़ा रही है, परंतु जिंदगी को घटा रही है। हार्ट अटैक, डायबिटीज जैसी बीमारियां इतनी आम हो गई हैं कि कब किसे निगल ले पता भी नहीं चलेगा। यही समय और काम करने के घंटों की आज़ादी नेटवर्किंग प्रणाली की अच्छाई है तो यही सबसे बड़ी बुराई भी है। अन्य कार्य क्षेत्रों में ऑफिस से लौटने के बाद या दुकान बंद करने के बाद का समय इंसान का अपना समय होता है। सामान्यतः दूसरी प्रणाली में लोग समय पर सोते हैं, समय पर उठते हैं और सप्ताह में एक दिन छुट्टी जरूर मनाते हैं। नेटवर्कर का कोई दिन छुट्टी का नहीं होता। काम करने के घंटे भी तय नहीं होते, इसलिए दिनचर्या अत्यंत अनियमित होती है। देर रात तक जागना, कभी भी किसी भी वक्त मीटिंग के लिए तैयार रहना, लगातार यात्रा करना जैसी बातें शारीरिक घड़ी बायो क्लॉक को सेट नहीं होने देती, जिसकी वजह से कम उम्र में बड़ी बीमारियां पकड़ लेती हैं। नेटवर्कर्स अपनी सारी बुद्धिमत्ता और व्यस्तता किनारे कर दें और यह बात समझ लें कि एक दिन आपके पास धन तो बहुत आ जाएगा, लेकिन उपयोग करने के लिए शरीर नहीं बचेगा।
इन छोटी परंतु अनमोल स्वास्थ्य टिप्स का कड़ाई से पालन कीजिए। नंबर 1, समय पर जागना। शोध कहते हैं कि रात की तुलना में सुबह 3 गुना ज़्यादा सक्रिय मस्तिष्क होता है और रात के 3 घंटे का कार्य सुबह के 1 घंटे के बराबर होता है। यदि आप जीवन में कुछ अतिरिक्त वर्ष जोड़ना चाहते हैं तो सुबह 5 बजे उठना शुरू कर दीजिए। देर रात के अपने सारे कार्य सुनहरी सुबह में कीजिए। नींद नहीं खुलती जैसे बहाने मत बनाइए, क्योंकि यह कमजोर और आलसी लोगों के बहाने हैं। नंबर 2, समय पर सोना। सोने का समय ऐसा निर्धारित करें कि कम से कम 6 घंटे की गहरी नींद हो जाए। जब नींद आ रही हो और कार्य में मन लग रहा हो, ग्रहण करने की क्षमता कम हो गई हो तो उसी पल कार्य छोड़ दीजिए और बिस्तर पर आ जाइए। नंबर 3, दिन में आराम के 30 से 60 मिनट। पूरा दिन मशीन की तरह चलने की बजाय दिन में जब भी समय मिले 30 से 60 मिनट की झपकी ले लीजिए। झपकी न संभव हो तो श्वासन कर लीजिए, शरीर को शिथिल कर दीजिए। यह बिल्कुल बैटरी को रिचार्ज करने की तरह है। उठने के बाद अद्भुत आनंद और स्फूर्ति की अनुभूति होगी। यह बिल्कुल एक दिन में 2 दिन जीने की तरह है। नंबर 4, एक खेल का शौक पालिए। यदि आप तेज कदमों से 30 मिनट चल सकते हैं तो जरूर चलिए। ये 30 मिनट आपको किसी नई योजना पर चिंतन करने में भी मदद करेंगे और आपके शरीर का भी ध्यान रखेंगे। अक्सर देखा गया है कि यदि इंसान किसी खेल से प्यार करता हो तो वह खेल कभी उसे बोझ नहीं लगता। मेरी सलाह है कि आप किसी शारीरिक श्रम वाले एक खेल में दिल लगाइए। बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस जैसे खेल आपका मन भी हल्का करेंगे, मांसपेशियों को मजबूत करेंगे और शरीर के कोने कोने में रक्त का प्रभाव बढ़ाएंगे। इस खेल को नियमितता देने के लिए आप एक पार्टनर ढूंढ लीजिए, ताकि कभी आप आलस दिखाएं तो वो आपको ले जाए और वो आलस दिखाए तो आप उन्हें ले जाएं। नंबर 5, एक अनिवार्य छुट्टी। भले ही नेटवर्क प्रणाली में काम के घंटे तय न होने की वजह से पूरा दिन छुट्टी की तरह लगता हो, लेकिन फिर भी सप्ताह में किसी भी एक दिन छुट्टी फिक्स कीजिए। उस दिन नेटवर्किंग से जुड़ा कोई भी कार्य मत कीजिए। उस दिन का छुट्टी की तरह आनंद लीजिए। यह छुट्टी आपके परिवार के साथ आपकी आत्मीयता और तालमेल बढ़ाएगी और बाकी पूरे हफ्ते उन्हें आपकी कमी भी नहीं खोलेगी। नंबर 6, ताज़ा खाओ, मस्त रहो। अनियमित जीवन शैली और जहर भरा खान पान, ये हम सब युवाओं का परिचय है। हमने बाहर के भोजन को रोज की दिनचर्या का अंग बना लिया है, जिससे एसिडिटी, सर दर्द, कमजोरी जैसी बीमारियां भी दिनचर्या का अंग बन गई है। घर का ताज़ा भोजन खाइए और सेहत की परवाह छोड़ दीजिए। बहुत यात्रा करते हो तो टिफिन ले जाने की आदत डालिए। यदि बाहर खाना भी है तो फल, जूस और सामान्य भोजन लीजिए। जंक फूड को तो मैं जंक फूड कहता हूँ। यह पूरे शरीर में जंग लगा देता है और इसकी वजह से बाद में बीमारियों से जंग लड़नी पड़ती है। सच यह है कि जंक फूड लोग स्वाद की वजह से नहीं, स्टाइल और फैशन की वजह से खाते हैं। नंबर 7, कीटनाशक या कार्बोनेटेड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक्स का पर्यायवाची शब्द है कीटनाशक। ये ताज़ा रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया है। हैरानी की बात है कि जिस कार्बन डाइऑक्साइड को गंदगी समझकर हम बाहर निकालते हैं, उसी कार्बोनेटेड पानी को पैसे से खरीदकर पीते हैं। रामदेव बाबा बड़ी अच्छी बात कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स टॉयलेट साफ करने का शानदार माध्यम है। सोचिए आप और हम क्या पी रहे हैं। नंबर 8, हंसो और मर जाओ। गत दिनों एक पुस्तक मैंने देखी जिसका शीर्षक था हंसो और मर जाओ। फिर ओशो की हंसी पर कई किताबें पढ़ी। फिर मैंने खुद को और आसपास के लोगों को ध्यान से देखना शुरू किया। वाकई यह सच है, हंसी कहीं खोती चली जा रही है। आदमी आजकल हंसता भी संकोच में है। सोचता है जोर से हंसूंगा तो लोग कहेंगे मैनर्स ही नहीं है। हंसने की जगह सिर्फ हम दांत निकाल देते हैं और मुस्कुराने की जगह होठ गोल कर देते हैं। हंसी से शानदार टॉनिक और कुछ नहीं। परिवार के साथ कॉमेडी फिल्म देखिए, जिंदा दिल दोस्तों से मिलिए, बच्चों के साथ खेल खेल में हंसिए। इतना हंसी कि पेट दुखने लगे, इतना हंसी कि हंसी आपके पैरों में गिरकर बोले मुझ पर दया करो, और देखना शरीर एकदम फूल की तरह हल्का हो जाएगा। आप गुस्सा कीजिए, हंसी गायब हो जाएगी, और खुलकर हंसिए, गुस्सा गायब हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि स्वस्थ रहने और ज़िंदगी जिंदा दिली से जीने की बात आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आपके परिवार का वजूद आपसे है। आप ही नहीं तो किस काम की धन संपत्ति। मैंने कोई लंबे चौड़े नियम नहीं बताए, मैं खुद इन नियमों का पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि जुड़ने और जोड़ने के बाद लगातार जीतने के लिए स्वस्थ शरीर आवश्यक है। नंबर 63, ऊपर वाले को मत भूलना। मैं बहुत धार्मिक और रीति रिवाजों वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मेरी पत्नी को हमेशा मेरी इस उदासीनता से शिकायत रहती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं खुद में परिवर्तन देख रहा हूँ। माँ के अस्वस्थ होने और कुछ पारिवारिक समस्याएं आने के बाद मैं कब ईश्वर के करीब आता चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। ईश्वर के बनाए बंदों की मदद मैंने पूरी क्षमता और योग्यता से की।
कभी शिक्षा, कभी चिकित्सा तो कभी अन्य मदों में अपनी क्षमता के अनुसार अर्पण किया, लेकिन मंदिर जाने के नाम से ही मुझे कोफ्त होती थी। लेकिन अब मैं समझ सकता हूँ कि लोग अंतिम समय में भगवान का नाम क्यों लेते हैं। ऊपर वाले का सहारा है, सब कुछ उसकी मर्जी है, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। ये कहावतें क्यों बनी? इन सब के पीछे कुछ तो बात है। उसकी शरण में कुछ तो है जो मन को शांति मिलती है, सोच को बल मिलता है और विपत्तियों से लड़ने का हौसला मिलता है। यदि जीवन में 4 पैसे कमा लो तो कुछ हिस्सा ईश्वर को और उसके रचे कम भाग्यशाली बंदों को अर्पण कर देना, देखना उसके एवरेज में कई गुना खुशियाँ और शांति लौटकर वापस आएगी। मेरे कुछ मित्रों ने आजकल ईश्वर को प्रॉफिट का बिजनेस पार्टनर बना लिया है। किसी ने 5%, किसी ने 2%, सबने ईश्वर की अलग अलग हिस्सेदारी रखी है। अपने लाभ में से उतना प्रतिशत हिस्सा ईश्वर और उसके बंदों के लिए ईमानदारी से अलग कर दें। अब जिस बिजनेस में खुद भगवान पार्टनर हो, उस बिजनेस को कौन बिगाड़ सकता है। मित्रों, हो सके तो रोज एक बार अपने आराध्य के चरणों में जाओ। रोज ना हो सके तो जब समय हो तब जाओ, लेकिन सफलता के किसी भी शिखर पर पहुंच जाओ। ऊपर वाले को मत भूलना। और हाँ, चाहो तो तुम भी ईश्वर को अपना बिजनेस पार्टनर बना लो। नेटवर्क चेतावनी। किसी भी व्यक्ति को जोड़ने के लिए लालच, प्रलोभन या रिश्वत मत दीजिए। मेरा अनुभव कहता है कि जिन लोगों को स्मार्ट समझकर जोड़ने में हम अतिरिक्त बल, धन और श्रम लगाते हैं, अक्सर वो जल्दी निष्क्रिय हो जाते हैं। उम्मीद के विपरीत कमाल वे लोग करते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी सफल हो सकते हैं। नंबर 64, पहचानिए नेटवर्क कंपनी को। फर्जी है या सही, कानूनी है या गैर कानूनी, साथियों का भी भला चाहती है या सिर्फ खुद का। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ने इन तथ्यों की जानकारी अवश्य लें। क्या कंपनी सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त है? नेटवर्क मार्केटिंग को विश्व के अधिकांश हिस्सों में वैध व्यापार के रूप में मान्यता प्राप्त है, परंतु भारत में इस संबंध में ठोस कानून नजर नहीं आते। नियमों के लचीलेपन की आड़ में कई कंपनियां ग्राहकों को धोखा देकर उनसे रकम लेकर गायब हो जाती है। इस आघात से केवल धन की ही नहीं हानि होती, बल्कि बहुत से लोगों का कैरियर भी खत्म हो जाता है। मेहनत से बनाया गया समूह खत्म हो जाता है। आप यदि किसी नई कंपनी से जुड़े हो तो और आपको संदेह हो तो रजिस्ट्रेशन से संबंधित जानकारी अवश्य पाएंगे। यदि कंपनी जानकारी ना दे या उनके लोग गोलमोल बातें करें तो समझिए कि कुछ गड़बड़ है। यदि कंपनी वैधानिक नंबर और रजिस्ट्रेशन के प्रमाण आपको देती है या अपनी प्रचार सामग्री में उल्लेख करती है तो आप संबंधित विभाग से जानकारी ले सकते हैं। वेबसाइट व ईमेल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। रिजर्व बैंक व कंपनी बोर्ड को पत्र लिख सकते हैं, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। थोड़ी सी मेहनत से आप अपने परिवार का भविष्य, समय और धन की बर्बादी सब कुछ बचा सकते हैं। कंपनी के प्रमोटर्स, डायरेक्टर, प्रवर्तकों का इतिहास क्या है? क्या वह नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी साख वाले लोगों द्वारा प्रारंभ की गई? क्या प्रवर्तकों के पूर्व में अन्य व्यापार थे? यदि अन्य व्यापार थे तो क्या उनमें कोई संदेहास्पद बात थी? क्या प्रवर्तक शिक्षित हैं और अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं? क्या वह परिवार विशेष के लोगों द्वारा नियंत्रित की जा रही है अथवा विशेषज्ञों के समूह द्वारा संचालित की जा रही है? कंपनी की भविष्य की योजनाएं क्या हैं? इनमें से कुछ सवालों के जवाब आपको कंपनी की वेबसाइट और प्रचार सामग्री में मिल जाएंगे। यदि कंपनी के प्रवर्तकों का असफलता का इतिहास रहा है, यदि वे शिक्षित नहीं है, यदि उनकी आपराधिक या धोखाधड़ी की छवि है, तो इस कंपनी के भविष्य के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में अपने भविष्य को दांव पर लगाना उचित नहीं होगा। बेहतर होगा कोई दूसरी कंपनी तलाश कर लें। कंपनी की उत्पाद श्रृंखला क्या है और कैसी है? यकीनन इस व्यवसाय में उत्पादों से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, उसके गुण होते हैं, परंतु बिना अच्छे उत्पादों के बड़ी सफलता संभव नहीं है। वह कंपनी बेहतर होती है जिसके उत्पादों का आम लोग उपयोग करते हैं, जिन्हें उपयोग करने के लिए जीवन शैली में बहुत बड़ा परिवर्तन न लाना पड़े। ऐसे उत्पाद जिन्हें महिला, पुरुष और बच्चे उपयोग में ला सकें, उनकी दैनिक आवश्यकताओं से जुड़े हों तो वे आसानी से स्वीकार किए जाएंगे। कुछ वर्ष पूर्व भारत की कुछ कंपनियों ने वेबसाइट और स्पेस बेचना प्रारंभ किया था। उन दिनों भारत में बहुत कम लोगों के पास कंप्यूटर था, इंटरनेट के दर्शन तो और भी दुर्लभ थे। ऐसी स्थिति में वेबसाइट कौन बनाता और ई शिक्षा कौन लेता? आम लोगों ने उन दिनों ऐसी कंपनी को अस्वीकार कर दिया और अधिकांश कंपनियां बंद हो गई। अतः उस कंपनी से जुड़िए जिसके उत्पाद समय का अनुकूल हो, बहुत पुराने और आउटडेटेड ना हो, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा भविष्य उन्मुख भी ना हो, कहीं ना कहीं उनकी वर्तमान में भी उपयोगिता हो।
कंपनी का प्रवेश शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या है? कुछ कंपनियां नए जुड़ने वाले लोगों से बहुत ज्यादा शुल्क लेती हैं। शुल्क के बदले या तो हल्के उत्पाद दिए जाते हैं अथवा महंगे उत्पाद दे दिए जाते हैं। इनमें से अधिकांश कंपनियां केवल शुल्क में रुचि रखती हैं, उत्पादों से विशेष सरोकार नहीं होता। ज्यादा शुल्क देने के बाद आप जल्दी से कंपनी को छोड़ भी नहीं पाते एवं वही बंद जाते हैं। ऐसी कंपनियां बेहतर है जो वाजिब रजिस्ट्रेशन शुल्क लेती हो और उनके बदले में लगभग उतने मूल्य के अच्छे उत्पाद देती हो। प्रवेश शुल्क, रजिस्ट्रेशन फीस, प्रारंभिक शुल्क के बारे में वित्तीय संस्थानों एवं रिजर्व बैंक द्वारा दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। कंपनी के उत्पादों की गुणवत्ता कैसी है? गत दिनों बहुत सी कंपनियां मेरी नज़र में आई जिन्होंने अपने उत्पादों की कीमत अत्यधिक महंगी रखी है। उन उत्पादों के साथ किसी विदेशी कंपनी का नाम जोड़कर उन्हें और भी महंगा कर दिया जाता है। इन महंगे उत्पादों की गुणवत्ता कीमत के अनुरूप नहीं होती। दूसरी ओर मैं ऐसी कंपनियों से वाकिफ हूँ जिन्होंने राष्ट्रीय ब्रांडेड कंपनियों के साथ विशेष अनुबंध किए हुए अपने नेटवर्क के जरिए वे ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद बेच रहे हैं। ऐसे उत्पाद आम लोगों द्वारा हाथों हाथ स्वीकार किए जाते हैं। ऐसे उत्पादों में बिक्री उपरांत सेवा भी उपलब्ध होती है, अतः ग्राहक को भविष्य की चिंता नहीं होती। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग प्रणाली से जुड़ने जा रहे हो तो ऐसी कंपनी चुनें जिनके उत्पाद उच्च गुणवत्ता के हो, ब्रांडेड कंपनियों से जिनके अनुबंध हो और जिन उत्पादों में भविष्य में समस्या आने पर सेवा मिल सके, ऐसे उत्पाद लीजिए और शुद्धता और गुणवत्ता हेतु अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मानक एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त है। ऐसी कंपनी चुनें जिनके उत्पादों का मूल्य आपको वाजिब लगे। क्या कंपनी में कोई औपचारिक प्रशिक्षण सपोर्ट ट्रेनिंग सिस्टम है? नेटवर्क मार्केटिंग एक अजीब सा व्यापार है। एक ही उत्पाद को हजारों लोग बेचते हैं, एक ही सिस्टम से हजारों लोग जुड़ते हैं, परंतु फिर भी उनमें से कुछ लाखों रुपए कमाते हैं और कुछ निराश होकर व्यापार ही छोड़ देते हैं। सच कहा जाए तो यदि व्यक्ति नियमों का पालन करते हुए सफल नेटवर्क या अपलाइन के नक्शे कदम पर चले तो उसके असफल होने की संभावना कम होती है। ये नियम और सिद्धांत प्रशिक्षण कार्यक्रम और सेमिनार से ही आते हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम नेटवर्क मार्केटिंग रूपी गाड़ी का स्टीयरिंग है। यदि प्रशिक्षण और ट्रेनिंग की उचित सुविधा नहीं होगी तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। इस एक्सीडेंट में आपके साथ दूसरों का भी नुकसान होगा। मैंने स्वयं प्रभावी बोलने की कला, लीडरशिप व नेटवर्किंग जैसे विषयों पर खास नेटवर्कों के लिए जबरदस्त सेमिनार तैयार किए हैं। ये सेमिनार उन्हें नया रास्ता दिखाते हैं, निष्क्रिय डाउनलाइन एसोसिएट को सक्रिय बनाते हैं और पूरे व्यापार में नई जान फूंक देते हैं। सेमिनार में हिस्सा लेकर वापस सक्रिय हुए लोग ईमेल, पत्र और टेलीफोन से मुझसे संपर्क करके जब अपनी भावनाएं बताते हैं तो मुझे साहस यकीन नहीं होता कि ट्रेनिंग ऐसे भी कमाल कर सकती है। आप भी पत्र पढ़ेंगे तो आंखें अपने आप ही नम हो जाएंगी। ये प्रशिक्षण सपोर्ट ट्रेनिंग सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग का आधार है। इनके बिना आप कुछ दूरी तो तय कर सकते हैं परंतु शिखर पर नहीं पहुंच सकते। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ने के पूर्व प्रशिक्षण प्रणाली और उनकी गुणवत्ता के बारे में अवश्य जानकारी लें। मेरी व्यक्तिगत राय है कि जिन कंपनियों ने अभी तक अपने औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं बनाए हैं, समयबद्ध सपोर्ट सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया है, ये जाग जाएं। विश्व की अधिकांश ऐसी नेटवर्क कंपनियां श्रेष्ठतम उत्पादों के बाद भी असफल हो गई जहां प्रशिक्षण को गौण किया गया था। कंपनी का पे आउट भुगतान कैसा होता है? गत दिनों एक कंपनी मेरी जानकारी में आई जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सालाना भुगतान करती है। उसने प्रथम वर्ष का भुगतान तो किया परंतु दूसरे वर्ष के अंत तक वह गायब हो गई। सभी कंपनी की अपनी प्रणालियां हैं, कोई 6 माह में, कोई 3 माह में, कोई 1 माह में तो कोई 1 हफ्ते में भुगतान करती है। मेरी व्यक्तिगत राय में 1 हफ्ते, 15 दिन या अधिक से अधिक 1 महीने में आपकी आय के चेकअप आप तक पहुंच जाए तो बेहतर है। भुगतान पर यदि स्रोत पर ही टैक्स कट जाए तो कंपनी आपको TDS सर्टिफिकेट जारी करे तो कंपनी की प्रामाणिकता ज़्यादा मानी जाएगी। जुड़े हुए अन्य लोगों से जानकारी अवश्य लीजिए कि कंपनी समय पर भुगतान के अपने वादे को पूरा करती है या सभी को देर से चेक देती है। कंपनी द्वारा कोई न्यूनतम लक्ष्य तय किया गया है? कुछ नई कंपनियां यह चतुराई करती हैं कि एक निश्चित स्तर पर व्यापार जाने पर ही आय देती है। यदि डिस्ट्रीब्यूटर उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता तो उसकी आय शून्य रहती है। अन्य कुछ कंपनियां एक निश्चित स्तर का व्यापार न होने पर पुनः शुल्क भी लेती। आप ऐसी कंपनी चुनें जहां जितना भी आप व्यापार करें उसी अनुपात में आपकी कुछ आय हो। यदि आप व्यापार न भी कर पाए तो भी कंपनी आपको बाहर का दरवाजा ना दिखा सके। वस्तुतः आम सेल्स कंपनी तथा नेटवर्क मार्केटिंग में यही फर्क है कि आम कंपनी में लक्ष्य प्राप्ति न होने पर कर्मचारी को निकाल बाहर फेंक दिया जाता है। दूसरी ओर नेटवर्क मार्केटिंग में लक्ष्य का दबाव न होने से व्यक्ति निखर कर कार्य करता है। यदि लक्ष्य न भी प्राप्त हो तो कोई उसे बाहर नहीं कर सकता।